तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारा चैप्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है एंड दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, आप लोग जानते हो बेसिकली जो फिजिकल स्टेट होती है वो तीन होती है, गैसियस फिजिकल स्टेट, लिक्विड फिजिकल स्टेट और आपकी सॉलिड फिजिकल स्टेट। ठीक है, गैसियस फिजिकल स्टेट और लिक्विड फिजिकल स्टेट आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 11 में। ठीक है, अब आपके क्लास 12th में है सॉलिड स्टेट। ओके, और ये भी बहुत नॉन फैक्ट है कि ये जो फिजिकल स्टेट्स है ना, वो किसका रिजल्ट है? वो दो जो फैक्टर्स हैं जो फिजिकल स्टेट को मेंटेन करते हैं उनका रिजल्ट है। और बेसिकली उनमें जो एक हम लोग लेते हैं वो है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, ये लो भाई, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस का रिजल्ट होती है फिजिकल स्टेट। कैसे? गैसियस फिजिकल स्टेट में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है ना। गैसेस के पार्टिकल एक या आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, फ्रीली रोम करते हैं, फ्रीली रोमिंग करते हैं एनवायरमेंट में। इसीलिए गैसेस जितना वॉल्यूम उनके लिए अवेलेबल होता है ना, उस वॉल्यूम में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। जैसे यदि आप 1 लीटर आपके पास ऑक्सीजन है, आप उसको 1 लीटर के बॉक्स में, 1 लीटर वॉल्यूम के बॉक्स में पैक करेंगे, वो पैक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप उसको यदि 10 लीटर के बॉक्स में ओपन करेंगे, एक रूम में ओपन कर देंगे, तो पूरे रूम में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी कि जो गैसेस होती हैं वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई, सारा जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर लेती है जो उनके लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, गैसेस ऑक्यूपाइज ऑल द वॉल्यूम्स व्हाटएवर इज अवेलेबल फॉर देम। ओके, लिक्विड्स तो आप लोग जानते ही हो, इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म का, लिक्विड जो स्टेट है ना, उसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूवमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सोलिड फिजिकल स्टेट जब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और जो थर्मल एनर्जी है ना, वो काफी ज्यादा कम हो, थर्मल एनर्जी होनी चाहिए कम। ठीक है, और इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। ये है किसके लिए? सॉलिड स्टेट के लिए कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम चिपक जाएंगे। ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो सोलिड जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन करेंगे, वो जो सब्सटेंस है उसका ऑटोमेटिकली फिजिकल स्टेट डेवलप होगा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से या फिर थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से, थर्मल एनर्जी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? पार्टिकल्स के मूवमेंट को। जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी पार्टिकल्स में, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उनका मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो आप लोग ये कह सकते हो कि गैसियस फिजिकल स्टेट में थर्म के जो पार्टिकल्स हैं उनमें थर्मल एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिससे उनके काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और इसकी वजह से वो एक मूवमेंट करते रहते हैं, है ना। उनका वॉल्यूम और शेप और साइज जो है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट है वो इसीलिए सॉलिड स्टेट क्या होती है? रिजिड होती है, रिजिड। ओके, रिजिड क्यों होती है? बिकॉज इसमें पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, ये क्या होती है? फिक्स होती है, फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या है? ये फिक्स्ड है। किसमें? सॉलिड स्टेट में। दैट्स व्हाई दे आर रिजिड, दे आर रिजिड। और ये जो हमारे लिक्विड्स और गैसेस है ना, इनको हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं फ्लूइड्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव ए प्रॉपर्टी टू फ्लो, दे हैव ए प्रॉपर्टी टू फ्लो। फ्लो क्यों, क्यों फ्लो होते हैं ये बताओ? बता सकते हो क्या? पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इसलिए वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दे कैन मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर।
Okay, that's why they have a property to flow. That's why liquids and gases, they are combinedly known as fluids, whereas in case of solids, the particles have their position fixed because of strong intermolecular attraction forces, and that's why they are rigid. दे आर रिजिड, कौन? सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड का जो सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट क्यों है ना? हमें देखो, हम जो ये जो तीनों फिजिकल स्टेट है ना, डेली लाइफ में हम ज्यादा किससे डील करते हैं बताओ? गैसेज से, लिक्विड से या सॉलिड से? डेली लाइफ में हम ज्यादातर जो हम लोग आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग यूज लेते हैं वो सॉलिड्स होते हैं डेली लाइफ में। ठीक है ना? सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उनसे हम लोग काफी डील करते हैं, और सॉलिड्स भी देखो काफी वैरायटी के सॉलिड्स मिलते हैं। हमारा जो घर है उसमें काफी वैरायटी के सॉलिड्स मिलते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक है ना? कोई प्लास्टिक है, कोई मेटल है, कोई कुछ और है, कोई स्टोन है। ठीक है, तो ये सारे जो सॉलिड्स है इन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज अलग अलग है ये क्यों है ना? ये क्यों, ये जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ये जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। उसका एक रीजन है। ठीक है, उसका एक रीजन है और वो है नेचर ऑफ इंटरपार्टिकुलर, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर और उनका स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। ये लो भाई, ये दोनों फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं किसकी, उसकी प्रॉपर्टी को, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो सॉलिड स्टेट का जो नॉलेज है वो हमें किसमें हेल्प करता है? डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू सॉलिड्स। अब न्यू सॉलिड्स की जरूरत कहां पड़ गई? यस, काफी सारी जरूरत है न्यू सॉलिड्स की। आपने देखा हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाने हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, ये भी नए सॉलिड्स हैं। बात समझ में आई? इसी तरह से बायो कंप्लायंट सॉलिड होते हैं ना, बायो कंप्लायंट सॉलिड आपने देखा है किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कहते हैं कि इसमें रोड लगा दी है बोल करके। ठीक है, और हम लोग टीथ फिलिंग कराते हैं, और जो आपने देखा होगा ना कई बार डुप्लीकेट टीथ भी होते हैं, एक्चुअल में वहाँ टीथ ही नहीं है लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, डुप्लीकेट जो टीथ होते हैं है ना, उसके ऊपर कई बार आपने देखा होगा गोल्ड की लेयर होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? बायो कंप्लायंट सॉलिड्स हैं। आपने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो स्टेंट लगाते हैं वहां पर, है ना, तो जो जहां ब्लॉकेज होता है वहां स्टेंट यूज करते हैं। तो ये जो सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है ना, ये बायो कंप्लायंट सॉलिड है। बायो कंप्लायंट सॉलिड्स वो होते हैं जिनको बॉडी एक्सेप्ट करती है। ठीक है ना, बॉडी एक्सेप्ट करती है, उसके लिए रिएक्शन नहीं करती, सेंसिटिव नहीं होती। तो ये सारे हमें जरूरत क्यों है? ये क्या बोलते हैं, रिसर्च। जब यदि हमें इस बात का पूरा नॉलेज होगा कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरह से चेंज होती है उनकी स्ट्रक्चर के साथ, तब हम नए सॉलिड्स की डिस्कवरी कर पाएंगे, जैसा हमें सॉलिड चाहिए वैसा बना पाएंगे। बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं, है ना, अब आप लोग कंक्लूजन सुन लो कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, और उनकी स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जैसी स्ट्रक्चर होगी वैसी ही उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। उनके जो सॉलिड के जो क्रिस्टल हैं या एमोर्फस है जो भी है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनको स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर को, जैसी स्ट्रक्चर होगी वैसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यदि हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो जैसी प्रॉपर्टी का हमें सॉलिड चाहिए वैसा हम डिजाइन कर सकते हैं कि हमें इस प्रॉपर्टी का सॉलिड चाहिए, ये लो। ठीक है, इफ वी नो दिस कोरिलेशन,
है ना, ये जो कोरिलेशन है स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसको हम जानते हैं तो हम नई प्रॉपर्टीज का या जैसे जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है उसका सॉल्यूशन, उसका सॉलिड है ना, हम लोग जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सॉलिड जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ना, वो ऐसे ही क्रिएट हुए हैं। ठीक है, कि प्रॉपर्टी देखा गया कि ये प्रॉपर्टी के सॉलिड चाहिए, फिर देखा गया ये कैसे बन सकता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। तो ये जो नॉलेज है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ये हमें क्या बोलते हैं, कैपेबल बनाता है कि हम लोग अपनी जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी के जो सॉलिड हैं उनकी डिस्कवरी कर पाए। तो दैट्स व्हाई द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिलीवर्स क्या बोलते हैं, सो मेनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स टू अस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। व्हाट? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमारे पास है। तो हमारा जो चैप्टर का पहला हेडिंग है दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यू नो दैट द फर्स्ट वन इज strong intermolecular attraction force, yes they have it, and the thermal energy is low, yes this is the important, this is the main characteristic of solid state. Okay, constituent particles are closely packed. What does it mean closely packed, है ना। closely packed का मीनिंग है intermolecular distances are very short। जो intermolecular distances है ना वो काफी कम है, मतलब वो जितना एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं उतना क्लोजली वो आकर के उनकी पैकिंग होती है ना। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस उनमें मिनिमम होती है, उसको बोलते हैं क्लोजली पैक होना। ठीक है, incompressible, yes we cannot compress them because they have closed pack structure। ठीक है, that's why we cannot compress them। okay, rigid, they are rigid, yes because the position of the particles of the solid state is fixed, that's why they cannot move with respect to each other, that's why the solids are rigid, they are rigid। okay, definite mass, shape and volume, yes they are all three are definite for solids। constituent particles, they may be atom, molecule or ions in solid, have fixed position, okay that's why they are rigid, but they can oscillate, about their mean position, yes this is important, they cannot move। एक बात आप ध्यान से समझ लो कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स है, क्लोजली पैक्ड हो गई, पोजीशन फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकते लिक्विड स्टेट के जैसे। मूव करते तो फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मूव नहीं कर सकते तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन ऑसिलेट, वो वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे ही हम हीटिंग थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे ही थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वो अपनी जो उन जो मीन पोजीशन है उसके अराउंड वो ऑसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? दे कैन वाइब्रेट, दे कैन ऑसिलेट एट देयर अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट दे कैन नॉट मूव, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि ऑसिलेट, दे कैन वाइब्रेट और ऑसिलेट एट देयर मीन पोजीशन। ओके, ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कौन से हैं? तो बेसिकली हम लोग सॉलिड्स का जो मेन क्लासिफिकेशन है ना, सॉलिड्स का जो मेन क्लासिफिकेशन है वो करते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। देखो सारा गेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर क्या है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होने का पैटर्न क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ये पूरा गेम इनका है। जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो इन्हीं दोनों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, दैट एग्जैक्टली मींस द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो किस तरह से अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्लासिफाई किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसको आप समझो, ये बेसिस है, ये ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का और जो अरेंजमेंट है उनमें उनका जो ऑर्डर है उसकी नेचर क्या है, पार्टिकल्स का जो जिस ऑर्डर में वो अरेंज हो रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। वो कौन सा नेचर होता है वो हम अभी देखेंगे। तो जनरली दो टाइप के होते हैं,
सबसे पहला क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अब सुन लो, एमोर्फस का जो नॉलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इस पूरे चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। एमोर्फस सॉलिड का नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो नॉलेज है वो हमारे काम का है, और वो ही इस पूरे चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी टॉपिक हैं, इवन एमोर्फस की डेफिनेशन और एग्जांपल्स लेने के बाद में वी विल नेवर डिस्कस द एमोर्फस। उसके बाद में द कंप्लीट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओनली, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ये लो भाई, जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है ना, उसका ऑर्डर क्या है, नेचर ऑफ ऑर्डर, नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं। और वो नेचर क्या है, ये देखो, वो नेचर ये है, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कौन? लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है उसकी बात करेंगे अभी। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हो इसमें क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आप कुछ भी लोगे ना, जैसे आपका ये जो कॉमन सोल्ट आता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो पाउडर्ड है, पाउडर्ड तो है लेकिन उसमें भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। अब ठीक है, आपका ये जो मेटल जो भी है वो सारा क्रिस्टलाइन है, ठीक है। स्टोन जो भी आप देखते हो वो सब क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। यस, ये जो एक बड़ा जो क्रिस्टल बनता है, जैसे कॉमन सोल्ट का आपने क्रिस्टल देखा होगा, वो बहुत सारे स्मॉल क्रिस्टल से मिलके बनता है। वो एक सिंगल क्रिस्टल नहीं होता, जो आप देखते हो दैट इज नॉट अ सिंगल क्रिस्टल, वो बहुत सारे छोटे क्रिस्टल से मिलके बनता है, ठीक है। और वो जो जो स्मॉल क्रिस्टल्स है ना, ईच ऑफ देम हैविंग अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो क्रिस्टल्स होते हैं दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। सबकी सारे जितने भी आप देखते हो ना आपके आसपास, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, सबका जो क्रिस्टल है उसकी एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। हम बात करेंगे कौन कौन सी शेप पॉसिबल है, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। ईच क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ईच क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज हाईली ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब मीनिंग आप समझ गए, काफी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, डिसऑर्डर्ड नहीं होता। एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये लो भाई, ये टर्म है, यहाँ पर चैप्टर की टर्म आ गई आपके सामने, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन रखते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका मीनिंग क्या है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, ये हो गया थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, ये कोई बात नहीं, इसको वापस कर लेते हैं कम। ओके, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का देखो मतलब बहुत सिंपल सा है। ये तो हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो पैटर्न फिक्स है। जैसे मान लेते हैं 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं ए बी सी, है ना, और उनका अरेंजमेंट होने का पैटर्न, अरेंज होने का या जो फिक्स पैटर्न है, डेफिनेट पैटर्न, वो ये है ए बी बी सी सी सी, ठीक है। फिर वापस ए, फिर बी बी और फिर सी सी, तो ये फिक्स है। ये जो पैटर्न है ये देखो अपने आप को रिपीट करता हुआ, ये जैसे पॉलीमर में होता है ना एक रिपीटिंग यूनिट होती है, वैसे ही यहाँ पर भी एक रिपीटिंग यूनिट होती है। और जो पूरा बड़ा क्रिस्टल बनता है वो इस पूरा ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट अपने आप को रिपीट कर करके एक बड़ा क्रिस्टल बनाता है ना। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उनमें पार्टिकल्स का अरेंज होने का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। बात समझ में आई, है ना। या फिर क्रिस्टल के हर पार्ट में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होने का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर जो लॉन्ग रेंज तक अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो चाहे क्रिस्टल छोटा लो चाहे बड़ा लो, अरेंजमेंट आपको वही मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यस, अब देखो भाई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो देख लेते हैं।
देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बात सही है, रेगुलर पैटर्न होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, विच रिपीट्स इटसेल्फ पेरियोडिकली ओवर द एंटायर क्रिस्टल। ठीक है, वो अपने आप को पेरियोडिकली रिपीट करके जो पूरे क्रिस्टल में वो अपने आप को रिपीट करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल की साइज कितनी बड़ी हो, वो जो पैटर्न है वो फिक्स है, वो वही होता है। ओके, एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल में आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, आयनिक सॉलिड जितने भी आप NaCl, आयनिक सॉलिड जितने भी आप जानते हो, NaCl, KCl, KBr, जितने भी जानते हो आप, है ना, आयनिक सोल्ट्स, ऑल दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स समझ रहे हो ना, पेरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स, ऑल दे आर क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो उन सब की नेचर क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उनमें। एमोर्फस, अब एमोर्फस समझ गए, डिफरेंस हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। क्या, क्रिस्टलाइन कौन से होते हैं, जिनमें ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल से मिलके बनते हैं, हर क्रिस्टल की एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, और एक क्रिस्टल में पार्टिकल्स का एक डेफिनेट टाइप का एक जो अरेंज होने का जो पैटर्न है वो रेगुलर होता है और वो फिक्स होता है, और वो अपने आप को पेरियोडिकली रिपीट करके पूरा एंटायर क्रिस्टल को क्रिएट करता है। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है वहां पर, है ना, यानी कि क्रिस्टल के हर पार्ट में सेम पैटर्न होता है पार्टिकल्स के अरेंज का। ओके, तो सच सॉलिड्स, अब एमोर्फस देख लो भाई, एमोर्फस का मीनिंग तो आप लोग जानते हो मेरे ख्याल से। तो सच सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इरेगुलर शेप। ये लो भाई, अभी हमने वहां देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे बनता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलके क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, कौन बनाता है, पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर शेप, ये एमोर्फस बनाते हैं। एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज नॉट ऑर्डर्ड। ये लो भाई, ऑर्डर्ड नहीं होता, वहां हाईली ऑर्डर्ड होता है, मतलब फिक्स है कि ए के बाद ए आना है या ए के बाद बी आना है, तो पूरे क्रिस्टल में ए के बाद बी आएगा। यदि ए बी सी यही पैटर्न है, तो पूरे क्रिस्टल में एबीसी 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 यही पैटर्न होगा अरेंज होने का। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं, इसका मतलब रेंडम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जो जहां जिसके पास आ गया वो वहीं अरेंज हो गया, ये इस तरह का रेंडम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच ए सॉलिड हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये लो भाई, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है इनका, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, रेगुलर एंड पेरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, यानी कि वो जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो रहा है वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, पूरे एंटायर क्रिस्टल में उसका फॉलोअप नहीं होता। ठीक है ना, एक छोटे से पार्ट में, जैसे आपने इतना बड़ा क्रिस्टल लिया तो इतने से पार्ट में कुछ और अरेंजमेंट होगा, इस पार्ट में कुछ और अरेंजमेंट होगा, इस पार्ट में कुछ और अरेंजमेंट होगा, इस पार्ट में कुछ और अरेंजमेंट का पैटर्न होगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। यदि आप क्रिस्टलाइन लोगे तो ये जो पूरा क्रिस्टल है इसमें सेम पैटर्न होगा पार्टिकल्स के अरेंज होने का, सेम मतलब सेम, 100% सेम। ठीक है, तो ये होता है व्हेन the regular or periodically repeating pattern है is observed over a short distance, then it is known as short range order। तो amorphous में कौन सा टाइप का अरेंजमेंट होता है, शॉर्ट रेंज टाइप का अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और क्रिस्टलाइन में किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि जो जो फिक्स पैटर्न है वो लॉन्ग रेंज तक फॉलो होता है, एंटायर क्रिस्टल में फॉलो होता है। ओके, अब ये लो भाई, एमोर्फस क्रिस्टल तो लिक्विड के जैसे होते हैं। क्यों होते हैं भाई लिक्विड के जैसे, बताना जरा, कोई बता सकता है क्या, लिक्विड के जैसे क्यों होते हैं, लिक्विड की क्या खास बात है, लिक्विड में भी पार्टिकल्स के अरेंज होने का डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता अरेंज होने का। ठीक है, लिक्विड्स में भी पार्टिकल्स रेंडमली एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से चिपके हुए होते हैं, वो लिक्विड स्टेट है। वहां पर कोई पैटर्न नहीं है कि इस पैटर्न में पार्टिकल्स अरेंज होंगे, है ना। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हो ना, तो एक फिक्स पैटर्न यदि टीचर बना देता है कि आप लोग इस पैटर्न में बैठोगे, है ना, तो वो एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। जैसे एक पैटर्न ये हो गया कि फर्स्ट रो में लड़कियां हैं, फिर सेकंड रो में लड़के, फिर थर्ड में लड़कियां, फिर फोर्थ में, तो ये एक पैटर्न हो गया। तो ये पैटर्न पूरी क्लास में फॉलो होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
ठीक है। और यदि शुरू की 4 रो में तो ये फॉलो हुआ, बाद में कुछ और हो गया, बाद में कुछ और हो गया, तो वो हो गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि पैटर्न तो है आपका, लेकिन दैट पैटर्न इज एप्लीकेबल टू अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द होल क्लास ओनली। ठीक है, तो वो हो गया शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और रेंडम अरेंजमेंट हो जाए, मान लेते हैं एक तो पूरी क्लास में फिक्स्ड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो, जैसे कैसे हम लोग ये अरेंज कर दें कि अल्टरनेट ऑर्डर में बैठेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, वो तो हो गया फिक्स और पूरी क्लास में वही है। एक हम कहीं भी रेंडमली कहीं भी बैठ जाओ भाई, है ना, जिसका जिससे फ्रेंडशिप है वो कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना। तो अब वो क्या होगा, रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगा। कहीं पे लगेगा पूरी रो में गर्ल्स हैं, कहीं पे लगेगा पूरी रो में बॉयज हैं, कहीं पे आपको मिक्सचर मिलेगा कि 2 लड़कियां हैं और दो तीन लड़के हैं, है ना। तो वो रैंडम अरेंजमेंट है। तो बेसिकली एमोर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज रैंडम अरेंजमेंट, जिसकी वजह से जो डेफिनेट जो पैटर्न है अरेंज होने का वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फॉलो हो रहा है। और इसीलिए ये जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं ना, ये दे आर लाइक लिक्विड्स, फिक्स पैटर्न नहीं है ना, लिक्विड में भी नहीं है भाई, तो हो गया लिक्विड की तरह होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड की तरह होते हैं तो कोई कहेगा कि क्या फ्लो होते हैं? यस, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, ये फ्लो भी होते हैं, दो वेरी स्लोली, बहुत स्लोली फ्लो होते हैं, इतना स्लोली कि इनको ऑब्जर्व करने में मोर देन 100 ईयर लग सकते हैं आपको। एमोर्फस सॉलिड जो फ्लो होता है ना, उसको ऑब्जर्व करने में मोर देन 100 ईयर या मोर देन 1000 ईयर आप